क्या दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने मौके की नजाकत को बस इतना ही समझा? जैसे जैसे राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी मोटेरा स्टेडियम की तरफ बढ़ रहे थे, वहां मौजूद भीड़ तालियों की गड़गड़ाहट से दोनों का स्वागत कर रही थी। दोनों नेता अपने अपने भाषण की तैयारी कर रहे थे। इधर दिल्ली के पूर्वी दिल्ली में ऐसे हालात बन रहे थे कि 10 जगहों पर धारा 144 लगाने की स्थिति आ गई। जाफराबाद, मौजपुर, करदमपुरी, दयालपुर, गोकुलपुरी, नूर इलाही, चांदबाग से तनाव और पथराव की खबरें आने लगी। आरोप प्रत्यारोप दोनों पक्षों पे लगा है, कुछ लोग घायल भी हुए और इसी के मद्देनजर पुलिस की मौजूदगी धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ाई गई है। सबसे पहले सुबह 9 बजे हमारे सहयोगी परिमल का मैसेज आता है कि वो मौजपुर चौक पर हैं और यहाँ पर तनाव बढ़ रहा है। पुलिस भारी मात्रा में मौजूद है। परिमल वहाँ से थोड़ी दूर जाते हैं और तब 12:30 बजे उनका मैसेज आता है कि जाफराबाद में नागरिकता संशोधन कानून के विरोधी और समर्थकों के बीच पथराव होने लगा है। डेढ़ बजे तक एक और वीडियो सामने आता है कि भजनपुरा के पास चांदबाग में पत्थरबाजी तेज हो चुकी है। 2 बजते बजते एक और मैसेज आता है कि हालात खराब हो चुके हैं। मौजपुर मेट्रो स्टेशन और जाफराबाद मेट्रो के बीच भी पथराव होने लगा है। पुलिस आंसू गैस चला रही है उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए। 40 मिनट के बाद मुकेश सिंह सेंगर का मैसेज आता है कि जाफराबाद में 2 गुटों के बीच पथराव होने लगा है। एक ऑटो में आग लगा दी गई है। उसी समय भजनपुरा में उपद्रवियों ने मोटरसाइकिल और गाड़ी में आग लगा दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी के साथ भी तोड़फोड़ की गई। तीन बजते बजते जब राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम मोटेरा स्टेडियम में समाप्ति की तरफ बढ़ रहा था, तभी ये वीडियो सामने आता है। एक आदमी जो लाल रंग के टी शर्ट में है, हाथ में रिवॉल्वर लिए आता है। उसकी तरफ पुलिस का एक जवान भी है। लाल टी शर्ट वाला दूसरी तरफ गोली चलाता है, यानी सड़क के उस पार। वीडियो खत्म हो जाता है। पता नहीं चलता कि इसके बाद लाल टी शर्ट वाला क्या करता है, पुलिस उसके साथ क्या करती है। क्या यही हमारी सुरक्षा का बंदोबस्त है? जिस दिल्ली में शाम के वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप आने वाले हों, जाहिर है वहां सुरक्षा की तैयारी इतनी दुरुस्त होनी ही चाहिए कि कोई खुलेआम रिवॉल्वर चलाता ना दिखे। वहां उस तैयारी का ये नतीजा है कि इस तरह से खुलेआम पथराव हो रहे हैं। कोई शख्स खुलेआम रिवॉल्वर लेकर गोली चला रहा है। क्या ये हमारी कानून व्यवस्था है? टॉप एंगल से रिकॉर्ड किए गए इस मोबाइल वीडियो में देखिए तो ये लाल टी शर्ट वाला और भयानक नजर आता है। किस तरह से खुलेआम रिवॉल्वर लहरा रहा है, गोली चलाता है। इस वीडियो में 2 बार गोली चलाने की आवाज सुनाई देती है। एक पुलिस वाला सामने आ रहा है, मगर वो थोड़ी देर के बाद पीछे हटने लगता है। पुलिस वाले पर भी पत्थर फेंके जाते हैं और वो पीछे गिरता हुआ, हटता हुआ नजर आता है। लेकिन हमारे सहयोगी मुकेश ने बताया कि पुलिस वाले को गोली नहीं लगी। इस बंदूक वाले ने पुलिस वाले को छोड़ दिया। लेकिन दूसरी तरफ गोली चलाते हुए यह नौजवान इस तस्वीर में साफ साफ दिख रहा है। इस स्टिल तस्वीर में उसका चेहरा बिल्कुल साफ दिखता है। यह साफ नहीं है कि इस लाल टी शर्ट वाले ने कितनी गोलियां चलाई, किसे गोली लगी, रिवॉल्वर लाइसेंसी है या अवैध है, क्या यह कोई पेशेवर अपराधी है। आपने जो भी वीडियो देखे हैं वो पूरे नहीं हैं। व्हाट्सएप और ट्विटर पर कई तरह के वीडियो फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। एक वीडियो में एक पक्ष हिंसा करता दिख रहा है तो दूसरा नहीं दिखता है। दूसरे वीडियो में दूसरा पक्ष हिंसा कर रहा होता है।
किसी वीडियो में पुलिस पत्थर चला रही है तो किसी वीडियो में पुलिस के साथ सादे लिबास में लोग भी पत्थर चलाते दिख रहे हैं। जिसे जो ठीक लग रहा है वो उस हिसाब से वीडियो चुन ले रहा है और फॉरवर्ड कर दे रहा है। थोड़ी सावधानी बरतिए, किसी की भावना भड़काने वाले वीडियो को फॉरवर्ड ना करें। सभी को ये बात ध्यान रखनी चाहिए, मगर पूरी बात का किसी वीडियो से पता नहीं चलता क्योंकि आप एक ही हिस्सा देख रहे होते हैं। कभी वीडियो बहुत शुरू के होते हैं, कभी बीच के होते हैं, कभी आखिर के होते हैं। इसलिए ऐसे वीडियो को देखते समय सतर्कता बरतिए। ये सवाल जरूर पूछिए कि किसने शूट किया है, किसने रिकॉर्ड किया है, कितने बजे का है, किस लोकेशन का है। सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत से वीडियो चल रहे हैं, चाहे यह नागरिकता संशोधन विरोधी गुट की तरफ से आया या समर्थकों की तरफ से। एक ऐसे वक्त में जब दिल्ली को आश्वस्त करना था कि यहां सुरक्षा के हालात नियंत्रण में हैं, आपको इस वीडियो में दिख सकता है कि कितनी कम पुलिस बंदोबस्त है। सिर्फ एक पुलिस वाला है इस पर काबू पाने के लिए। जिस तरफ लाल टी शर्ट वाला गोली चला रहा है उस तरफ कोई पुलिस वाला नजर नहीं आ रहा। एक प्रदर्शनकारी की भी मौत हुई है। फुरकान की मौत गोली लगने से हुई है। कई प्रदर्शनकारी घायल हैं, लेकिन संख्या निश्चित रूप से पता नहीं चल पा रही है। लेकिन पुलिस की तरफ से जानकारी मिल रही है कि 50 पुलिस वाले घायल हैं। काश जो नागरिक घायल हुए हैं उनकी निश्चित संख्या का भी अब तक पता चल जाना चाहिए था। इस वक्त भीड़ कहकर संबोधित किया जा रहा है, लेकिन जानकारी मिल रही है कि दोनों तरफ से पत्थर चले हैं। शुरुआत किसने की, किसने किसकी प्रतिक्रिया में चलाई, ज्यादा कौन संगठित है, इसकी कोई पुष्ट जानकारी नहीं है, शायद कभी मिलेगी भी नहीं। सवाल है कि कौन सी भीड़। सूत्रों के हवाले से दिए जा रहे खबरों की विश्वसनीयता भी उतनी ही है जितनी एक वीडियो के छोटे से टुकड़े की। यानी पूरी बात को जानना इस वक्त मुश्किल हो गया है। कहां पर किस पक्ष ने किस पर पत्थर फेंके और जवाब में क्या हुआ, पत्थर फेंकने की योजना कहां बनी, यह जानने की बात है। किसी के कैमरे में कोई पक्ष आ गया है और वही दिखाया जाने लगा है और इससे और नफरत फैल रही है। जो भी उकसा रहा था उस पर पुलिस ने क्या कार्रवाई की, क्या कोई ऐसे ठोस कदम उठाए जिससे लोग आश्वस्त हो सकें कि स्थिति पुलिस संभाल रही है, उकसाने वाली नहीं है। भजनपुरा के इस पेट्रोल पंप को जलाकर खाक कर दिया गया। इंडियन ऑयल का है। खबरें आ रही हैं कि बड़ी तादाद में गाड़ियों में आग लगाई गई है। पिछली बार की हिंसा में भी सीलमपुर में एक पेट्रोल पंप को निशाना बनाया गया। ये दूसरे वीडियो में कौन है ये तो पता नहीं चल रहा, लेकिन नौजवान कुछ पेट्रोल बम जैसा चीज लेकर फेंकते हुए इसमें नजर आते हैं और आग लग जाती है। इन नौजवानों की उम्र देखकर आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में जहर कितना फैला दिया गया है। इन लोगों को ये लेजिटिमेसी, वैधानिकता, उत्साह कहां से मिल रहा है कि इस तरह से खुलेआम ये पेट्रोल डालकर इसे मारने की कोशिश कर रहे हैं, जलाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंसा की कोई जगह नहीं हो सकती है, उकसाने पर भी नहीं। इस हिंसा में आम लोग भी घायल हुए हैं, उनकी कहीं संख्या पता नहीं चल रही। एक फुरकान के मारे जाने की खबर आई है। किसने गोली चलाई, किस तरफ से चलाई, किसकी बंदूक थी, अभी कोई डिटेल नहीं है। किस तरह से लोगों की चोट आई है, किस अस्पताल में भर्ती किया गया है, इसकी भी पूरी सूचना नहीं है। औरतों के साथ मारपीट की भी बहुत सारी तस्वीरें हैं, बहुत सारे ऐसे विजुअल हैं जो मुझसे खुद नहीं देखे गए, तो मैं आपको क्यों दिखाऊं। यह सूचना जरूर है कि डीसीपी अमित शर्मा भी घायल हुए हैं और उनकी मौजूदगी में ही बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने प्रदर्शनकारियों को 3 दिन का वक्त दिया था रविवार को। क्या कपिल मिश्रा के भाषण को उकसाने वाला भाषण माना जाएगा? कोई प्रदर्शन कर रहा है, उसके सामने अपनी टोली ले जाकर हटाने की राजनीति में हमेशा टकराव की आशंका होती है। और ये क्या चलन है कि आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो कोई दूसरा लाठी डंडा लेकर प्रदर्शन करने चला आ रहा है हटवाने। आपने कब सुना था कि कोई प्रदर्शन कर रहा है और इस तरह से दूर भी पास जाकर गोली मारने के नारे लगाए जा रहे हैं? पूरे वीडियो चल रहे हैं चारों तरफ से। उकसाने पर जिन्होंने हिंसा का रास्ता अपनाया है उन्होंने भी बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन पूछिए कि कपिल मिश्रा ने यह क्यों किया? क्या उन्हें इतनी सी बात का पता नहीं था कि प्रदर्शन को हटाना और बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी है? और वो तब गए जब पूरी दिल्ली में सुरक्षा को लेकर तैयारी हो रही होगी कि राष्ट्रपति ट्रंप का यहां आगमन होना है। कपिल मिश्रा देश के गृह मंत्री के पास जा सकते थे कि पुलिस से कहें कि वो रास्ता खाली करा दें। वो खुद पुलिस का काम करने क्यों गए? और जब वो 3 दिनों के भीतर हटाने की बात कर रहे थे तो एक डीसीपी जवान से भी ज्यादा लाचार खड़ा क्यों नजर आया? क्या वो डीसीपी उस वक्त भी उसी तरह लाचार नजर आता जब कोई दूसरा ऐसा कर रहा होता? जाहिर है कि पुलिस अपना एक्शन समय पर नहीं ले पा रही है। आप एक बार फिर से सुनिए कपिल मिश्रा क्या ये भाषण शांति के लिए दे रहे थे?
दिल्ली में आग लगी रहे, ये यही चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने रास्ते बंद किए, इसीलिए दंगे जैसा माहौल बना रहे हैं। हमारी तरफ से एक भी पत्थर नहीं चला है। सीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ठीक है, आज जब तक रास्ता खाली करवा रहे हैं, ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं। उसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा। ठीक है, क्या ऐसी कोई धमकी दे रहा होता तो अब तक अरेस्ट नहीं हो जाता, एफआईआर नहीं हो गई होती? हो जाता, लेकिन आजकल की पुलिस इसी तरह से काम करने लगी है। वो कुछ और देखने लगी है अपने कर्तव्य के निर्वहन में। कपिल मिश्रा ने आज शांति बनाए रखने का ट्वीट किया है, लेकिन जो सबसे दुखद खबर है वो ये कि दिल्ली पुलिस के एक जवान की जान चली गई है। जवान का नाम रतनलाल है। हेड कांस्टेबल रतनलाल के सिर पर चोट लगी थी। रतनलाल गोकुलपुरी एसीपी के रीडर थे। इतने दिनों से दिल्ली में प्रदर्शन होते रहे हैं। रतनलाल ने और ऐसी हिंसा कभी किसी ने नहीं देखी। 1998 में उन्होंने दिल्ली पुलिस ज्वाइन की थी। 42 साल के थे। 2 बेटियां हैं, एक बेटा है, पत्नी है। गृह राज्य मंत्री ने कहा है कि हिंसा करने वालों के साथ सख्ती की जाएगी। जरा देखिए कि जो बयान उन्होंने जारी किया है वो वाकई एक गृह राज्य मंत्री का बयान हो सकता है इस वक्त। सुनिए इसी वक्त। सभी लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए भारत सरकार ने आदेश दिया है और फोर्सेस, जो भी फोर्सेस को, रैपिड एक्शन फोर्सेस को अलग अलग कंपनी को तैनात किया है पूरा जगह। मैं भारत सरकार के ओर से जो पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करके एक हेड कांस्टेबल का आज हत्या हो गया, मैं इसके पूरा निंदा करता हूं। ये संगठन कोई देश के लिए शोभा नहीं देते हैं। गृह राज्य मंत्री जब बोल रहे थे तो राहुल गांधी और ओवैसी को जिम्मेदार बता रहे थे। रविवार को कपिल मिश्रा क्या करने गए थे उसके बारे में कुछ नहीं किया। क्या धरना प्रदर्शन हटवाना दिल्ली में कपिल मिश्रा का काम है? क्या इस वक्त इस तरह के बयान उचित हैं? आज ही सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक गुप्ता ने एक बात कही है, वो आप सुने। उन्होंने कहा है कि नागरिकों को प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। सरकार हमेशा सही नहीं होती है। जब तक हिंसा नहीं होती है, सरकार किसी प्रदर्शन को कुचल नहीं सकती है। अगर हम असहमति को कुचलेंगे तो लोकतंत्र पर बुरा असर पड़ेगा। महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के मूल में असहमति थी। असहमति को अवश्य ही प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। असहमति जाहिर करने वालों को एंटी नेशनल कहा जा रहा है। सरकार और देश 2 अलग अलग चीजें हैं। मैं देखता हूं कि बार एसोसिएशन प्रस्ताव पास कर देता है कि फला एंटी नेशनल है, इसलिए उसका केस नहीं लड़ा जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। आप किसी को कानूनी मदद लेने से नहीं रोक सकते। अगर किसी पार्टी को 51% वोट मिला है तो इसका मतलब यह नहीं कि 49% लोग 5 साल तक नहीं बोलेंगे। लोकतंत्र 100% लोगों के लिए होता है। गृह राज्य मंत्री कृष्णा रेड्डी का बयान, गृह मंत्री का काम सुना आपने, ज्यादा राजनीतिक था। जो ऐसे मौके पर बच सकते थे वो तय करके आए हैं कि अब इस जांच में क्या होने वाला है। राहुल गांधी ओवैसी को जिम्मेदार ठहराने वाले हैं। क्या नतीजा निकलेगा उन्होंने तय कर दिया। रविवार से दिल्ली में स्थिति तनावपूर्ण है। कायदे से उसकी जवाबदेही लेनी चाहिए। बहरहाल शाम 7 बजे स्थिति सामान्य होने का दावा किया। हालांकि तब भी कई जगहों से ऐसे वीडियो आते रहे जिसमें हिंसा की बात नजर आ रही थी, जो हम अभी नहीं दिखाना चाहते हैं। शाम को जब राष्ट्रपति ट्रंप का विमान आगरा से दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा तो इस सफेद नीले रंग के जहाज को देखकर कोई नहीं कह सकता कि दिल्ली के एक हिस्से में हिंसा और गोलीबारी की घटना हुई है। लोग दहशत में हैं। जान गई है एक जवान की और एक नागरिक की। ये अच्छा है कि माहौल को शांतिपूर्ण बताया जा रहा है, लेकिन हालात सामान्य होने का मतलब नहीं कि तनाव खत्म हो गया है। घायलों के वीडियो अभी भी आ रहे हैं। जिन लोगों को चोट लगी है उनकी कहानी सामने नहीं आई है। इन सब के बीच हेड कांस्टेबल रतनलाल को याद कीजिए। इस हिंसा ने एक कर्तव्यनिष्ठ जवान की जान ले ली है। शाहीन बाग और जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ने रतनलाल की मौत पर अफसोस जताया है। हिंसा और नफरत का विरोध किया है। जिनके पेट्रोल पंप जले हैं, दुकानें जली हैं, घर वालों को चोट लगी है, वो इन सामान्य सी लगती तस्वीरों से राहत नहीं पा सकते। इस महत्वपूर्ण दौरे की चमक से दिल्ली का एक बड़ा हिस्सा अंधेरे में रह गया है। क्या रतनलाल और फुरकान के घर भी स्थिति सामान्य हो सकेगी? परिमल, हमारे सहयोगी ने शाम 7 बजे